नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का बड़ी बहस में स्वागत है। आज का मुद्दा है सूबे में शिकायत की सियासत और इसकी शुरुआत भी कांग्रेस की ओर से की गई है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधानसभा चुनाव के दौरान संदिग्ध आचरण वाले अफसरों की कुंडली तैयार कर रही है। कांग्रेस ने सूबे के सभी 230 उम्मीदवारों से बीजेपी को मतदान में लाभ पहुंचाने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की सूची 30 नवंबर तक देने को कहा है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि इन सबको 3 दिसंबर के बाद देखा जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय से जारी पत्र में कहा गया है कि मतदान के दिन जिन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा नियम के खिलाफ जाकर मतदान कराया गया था, उनकी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को भेजी जाए। दरअसल मतदान करा रहे कर्मचारी और अधिकारियों की कई ऐसी शिकायतें लीगल टीम को मिली थी जो बीजेपी को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे सभी लोगों की विस्तृत जानकारी 30 नवंबर तक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को भेजने के आदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिए हैं। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब अधिकारियों और कर्मचारियों को डरा रही है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव का मतदान हुआ, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन उसके पहले ही अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि 3 दिसंबर को परिणाम किसके पक्ष में आते हैं और मध्य प्रदेश में सरकार कौन बनाता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके पहले ये बयान सुन लेते हैं। एक बयान कमलनाथ का काफ़ी पुराना है, जिस पर वो अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर कह रहे हैं, और दूसरा बयान बीजेपी और कांग्रेस के सियासी आरोप प्रत्यारोप वाला है। क्रमवार दोनों का बयान, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। बीजेपी का पूरा प्रयास, पुलिस, पैसा और प्रशासन, इनके पास यही बचा है। सबने मुझे तो वीडियो भेजे, एक ने आके तो मुझे वीडियो कॉल करी और दिखाया कि क्या हो रहा है। अभी इंदौर 1 में ये झगड़ा प्रसाद थाने में किया। मैंने अभी कमिश्नर से बात करी है। जो एसपी मुरैना है वो बीजेपी कार्यकर्ता की, मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। तो मैंने कलेक्टर से बात करी, एसपी से बात करी, सबसे बात करी। वो मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, हम बिल्कुल सही हैं। देखिए, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव हार रही है। अब क्या कमलनाथ अपने ऊपर सर ठीकरा फोड़ेंगे? तो वो कभी ईवीएम पे, कभी चुनाव आयोग पे, कभी अधिकारियों पर इस तरह के ठीकरा फोड़ के वापस दिल्ली जाना चाहते हैं। अपने कार्यकर्ताओं का भावनात्मक शोषण कर रहे हैं कमलनाथ। ये उनको मालूम है, मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया है। जिस दिन था उस दिन प्रदेश कांग्रेस के जो कंट्रोल रूम था प्रदेश का स्थापित हुआ था, उसमें कई तरह की शिकायतें आई थी। कई शिकायतें उसमें नामजद आई थी कि ये अधिकारी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं और परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी या अन्य उम्मीदवारों को कर रहे हैं। तो जो शिकायतें हमारे पास नामजद आई थी, चुनाव आयोग को प्रेषित कर दी थी मैं प्रमाण के। उस दिन ऐसे उम्मीदवारों का ये था कि हमारे यहाँ भी इस तरह की घटनाएं हुई, तो हमने उनको यही आग्रह कि आपके विधानसभा क्षेत्र में भी इस तरह की कहीं मतदान केंद्रों पे कुछ गतिविधियां हो तो आप हमें बताइए। से ये कह चुके हैं कि जो अभी का बिल्ला लेके घूमते हैं, सरकार आने के बाद हम उन पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारी का, अधिकारियों का ये दायित्व होता है कि निष्पक्ष चुनाव हो, उन्हें पार्टी नहीं बनना चाहिए, और कई जगह बन जाते हैं। तो इस तरह की जब शिकायतें आती है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कौन कार्रवाई करेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। कांग्रेस कार्रवाई तभी कर पाएगी जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आएगी, और अगर उन कर्मचारियों और अधिकारियों ने वाकई में बीजेपी के पक्ष में काम किया है तो इससे काफ़ी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अधिकारियों का काम पूरी तरह से होना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के वो काम करें। और ये आरोप, ये पहला मौका नहीं है जब अधिकारियों के ऊपर इस तरह का आरोप कांग्रेस ने लगाया हो। साल 2018 को भी आप याद करेंगे तो उस वक्त भी यही हुआ था, ऐसी ही कवायद थी और उसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थे।
तो चलिए अब समझते हैं अधिकारियों पर कैसी कार्रवाई होगी। क्या उनको तबादला किया जाएगा या फिर लूप लाइन में डाल दिया जाएगा, क्योंकि सरकार अधिकारियों के साथ यही दो काम बहुत अच्छे से कर सकती है। बर्खास्तगी तभी की जा सकती है जब किसी अधिकारी पर गंभीर आरोप हो। मेरे शब्द पर गौर कीजिएगा, गंभीर। दो खास मेहमानों को इस वक्त आपके साथ चर्चा में जोड़ते हैं। आशीष तिवारी जी सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के, और ब्रजभूषण नाथ जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज़ पर। चूंकि आज का पूरा विषय जिसके केंद्र बिंदु कमलनाथ जी हैं, ब्रजभूषण जी, तो मेरा सवाल आपसे रहेगा। आप लंबे समय से सियासत देखते भी आ रहे हैं और कांग्रेस के लिए लंबे समय से काम भी कर रहे हैं, पर ऐसे क्यों लगता है कि 230 विधानसभा क्षेत्रों पर कुछ अधिकारी मध्य प्रदेश शासन के लिए नहीं, किसी पार्टी विशेष के लिए कार्य कर रहे थे? जी कर दूं कि माननीय कमलनाथ जी ने ये कहा है कि जितनी विधानसभा में अधिकारी कमल का बैच मतदाताओं को प्रभावित कर रहे थे, उनकी एक सूची बना के 30 तारीख तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भिजवा दीजिए, और उसके बाद ये कमेटी तय करेगी कि इन अधिकारियों के बारे में सरकार बनती है तो क्या करना है। जी मैं आपको निश्चित तौर पर विवेक जी बता दूं कि पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा में जो चुनाव हुआ है, सभी जगह ये खामियां नहीं है। जी जी। और सभी अधिकारी एक तरफा काम है, इसमें ऐसा नहीं है। ज्यादातर अधिकारी निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, और कुछ अधिकारी जरूर इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमें मामा जी के साथ ही काम करना है, हमें सरकार से क्या लेना देना, वेतन तो हमें इधर से नहीं उधर से मिल जाएगा। तो उन अधिकारियों और उन कर्मचारियों की तलाश जारी है, और उन अधिकारियों की पहचान भी की जा रही है, और ये होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आई तो कांग्रेस करेगी। भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, उन्होंने भी यही किया। अभी आप देखिए कि 230 विधानसभा में 17 तारीख को मतदान संपूर्ण हो गए, और उसके बाद विवेक जी पूरे स्ट्रांग रूम में मतपेटियां पहुंचा दी गई हैं। आखिर कांग्रेस को शंका कुशंका है, तभी तो हर जेल के आगे और ईवीएम के सामने अब ईवीएम की सुरक्षा की जा रही है। अगर इतना ही भरोसा होता तो यहाँ से विदा कर देती ईवीएम मशीन और हम लोग घर बैठते सब लोग। वहाँ तो बीजेपी के लोग भी बैठे हैं, वहाँ तो सारे प्रत्याशियों के एजेंट बैठे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को शक है कि जिस जेल में रखी है वहाँ तो कुछ गड़बड़ की जा सकती है। तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग में दोनों ही पार्टी को भरोसा नहीं बचा। नहीं, लेकिन ये इतना आसान वाली बात नहीं है ना। अब आप लोग तो कह रहे हैं कि वो बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अगर वो बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे थे, अगर आप लोग के आरोप सही है, तो कौन सी आप लोगों को सबसे ज्यादा जानकारी मिली कि अधिकारी इस तरह से मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं? चुनाव आयोग ने 2 पीठासीन अधिकारियों को सस्पेंड किया है राजपुर में, और उनकी जो जांच हुई थी उसमें जांच में सही पाई गई चुनाव आयोग के द्वारा। और ये ऐसा नहीं है विवेक जी, पिछले 2018 के प्रकरण पे भी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ईवीएम मशीन का जो परिणाम है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक आ जाता है। ऐसा क्या कारण था कि पिछले 2018 के चुनाव में रात के 2 बजे तक परिणाम नहीं आ पा रहा था, और 1 बजे से दिन में दोपहर के 1 बजे से लेके आपका पूरा मीडिया चैनल इस बात का गवाह था कि दोपहर के 1 बजे से लेके 3 बजे तक पूरा ईवीएम मशीन। लेकिन ये तो आपको भी पता है ब्रजभूषण जी, बहुत आंशिक परिवर्तन ही हुआ था, बहुत आंशिक परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन से ज्यादा नहीं था। विवेक जी, 1 सीट पे भी मध्य प्रदेश में परिवर्तन होता है। तो जनता के मताधिकार का दुरुपयोग है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। आशीष जी को सुन लेते हैं। आशीष जी, बीजेपी के पक्ष में कुछ अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये जानकारी पीसीसी को लगी है, और अब ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों की लिस्ट मंगवाई जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता अपनी लगातार हार से इतने परेशान हैं कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि दूर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए, और कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात असत्य है, इस बात को वो अपने मन मस्तिष्क में स्पष्ट नहीं कर पा रहे। मैं देख रहा हूं कि 2003 के बाद से 2018 तक लगातार ये परिस्थितियां रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर की कांग्रेस सत्ता से बाहर रही। 18 में सरकार बनाने का मौका भी मिला, परंतु ये सरकार को नहीं चला पाई। और
मुझे याद है कि 2018 के चुनाव में भी ये बार बार अधिकारियों को डराने का काम कर रहे थे, धमकाने का काम कर रहे थे। और आज जब 2023 में भी जब चुनाव हुए, तब भी इन्होंने प्रारंभ से ही अधिकारियों को डराने धमकाने का काम किया। कभी कहा कि भाजपा का बिल्ला लेके मत जाओ। मतलब इनके विचार ही स्पष्ट नहीं है, इन्हें विश्वास ही नहीं है कर्मचारियों के ऊपर, जो कि एक दुखद है। हमारे देश भर में, बल्कि मध्य प्रदेश और देश सभी जगह मैं बोलूंगा कि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं वह अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना भी चाहिए। और जहां यदि कोई विसंगति है या कहीं लगता है कि किसी अधिकारी के मन में कोई भाव है, तो निश्चित तौर पे इन सब चीजों के लिए निर्वाचन आयोग की एक व्यवस्था है और निर्वाचन आयोग के समक्ष उसकी शिकायत होनी चाहिए, जिसकी जांच होती है, उसका निराकरण होता। परंतु इनके द्वारा जो सीधे सीधे धमकी देना, डराना, यह इनकी हार की जो बौखलाहट है उसको स्पष्ट करता है। साथ ही साथ ये बात भी स्पष्ट हो गई कि ये केवल अपनी हार को किसी एक के ऊपर छोड़ना चाह रहे हैं कि हम किसे उसकी जिम्मेदारी दे दें। तो कहीं ये ईवीएम मशीन को जिम्मेदारी दे रहे हैं, कभी अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर कभी ये कहते हैं कि मशीनों से चुनाव ना कराएं, कभी ये कहते हैं बैलेट पेपर से कराएं। तो मैं इनको समझ नहीं पा रहा हूं। मैं स्वयं और मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता भी शायद समझ नहीं पा रही होगी कि कांग्रेस पहले स्पष्ट तो हो जाए कि वह चाहती क्या है। और सही बात यह है कि जब आप हार चुके हैं तो अपने हार को स्वीकार करो। ये 2023 का चुनाव है, ये वास्तव में आपकी उस पराजय को, अब हार जीत तो तीन को तय होगी। हार जीत तो व्यवहार, आपके बातचीत के तरीके, मतलब कांग्रेस के नेताओं ने अपनी बातचीत के तरीके ही बदल दिए। अच्छा, तो आप मतलब नहीं मानते कि बीजेपी के लिए प्रशासन ने काम किया? सॉरी, प्रशासन ने नहीं, प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों ने। आप देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से जानता हूं, हाँ, चुनाव होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप हमारा निर्वाचन आयोग काम करता है। जी जी। निर्वाचन आयोग उस समय एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करता है, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि किसी का दबाव होता है। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी भी अपने तरीके से काम करते हैं और करना भी चाहिए, अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आपका मानना है, ठीक है। ब्रजभूषण जी, अब ये बात तो हो गई उन कर्मचारियों अधिकारियों की जिन पर आप लोग को शक है। अभी शक है, अब ये कब यकीन में बदलेगा, किस तरह से आप लोग जांच करेंगे, करवाएंगे, वो भविष्य की बात है। लेकिन ये मानना सभी का होना चाहिए कि कम से कम पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये बिना किसी भय पक्षपात के ही कार्य करें। एटलीस्ट जिसके लिए जनता का टैक्स से इनका वेतन तैयार हो रहा है या वजीफा मिल रहा है या जो भी चीज़ें, वो सिर्फ जनता की भलाई के लिए अगर हो तो कितना अच्छा होता। ब्रजभूषण जी, आज हम और आप शायद किसी और बात पर चर्चा कर रहे होते और बहुत अच्छे से इस चर्चा को आगे भी बढ़ाते। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर ये सवाल खड़े हो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोग को ऑथेंटिक कुछ तो जानकारी मिली होगी अच्छी खासी। विवेक जी, मेरे छोटे मित्र को, भाई को समझा बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश में अगर पूरे कर्मचारी अधिकारी शपथ लेने के बाद भी अगर भ्रष्टाचार नहीं कर रहे होते तो पूरे भारतवर्ष में भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे नहीं होता। और पूरे देश में अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाता तो आज 74वें नंबर पूरे वर्ल्ड में हम लोग 180 देशों में से नहीं होते। भ्रष्टाचार तो रग रग में भसा है यहाँ पे कहीं ना कहीं, तभी तो शंका कुशंका के बादल छाए रहते हैं। आप ये देखिए विवेक जी, जिस कानून और संविधान की बात करते हैं, इनसे पूछिए कि 2006 से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर, विवेक जी आप दिल्ली में रहते हैं जी, दिल्ली में एक बहुत अच्छी बात मेरे को देखने को मिलती है कि अगर मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरता हूँ या दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरता हूँ या दिल्ली मेट्रो के पास से उतरते हैं तो सबसे पहले अगर टैक्सी लेते हैं तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि भाई साहब सीट बेल्ट लगा लीजिए और आगे, नहीं तो हमें दिक्कत है, आपको दिक्कत तो होगी नहीं यहाँ पे। और जो अगर हमें कहीं किसी बाइक पे जाना होता है तो वो बोलता है कि आपको मैं छोड़ तो दूंगा, लिफ्ट तो दे दूंगा, लेकिन अगर आपके सर पे हेलमेट होगा
तो मैं आपको आगे तक छोड़ पाऊंगा, नहीं तो यहाँ पे चालान बन जाता है। ये दिल्ली की बात है। अब मध्य प्रदेश में बड़ी अच्छी बात ये है कि 2006 के बाद सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद मैं दावे से कहता हूँ आशीष जी से कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था होती तो जगह जगह चालान क्यों बना रहे होते हैं आज हम लोग। मध्य प्रदेश में ना हेलमेट लगाते हैं, ना सीट बेल्ट लगाते हैं और ना कोई सुरक्षा होती है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट मध्य प्रदेश में होते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर विवेक भाई, मैं आपको बिल्कुल कड़वा सच बता रहा हूँ। जी सर, बताइए। राजपुर में जो मिनी बस में और जीप में चलते हैं, एक बस पे एक मिनी बस कमांडर में 45 लोग 45 लोग बैठ के लड़के सफर करती है। कैसे संभव हो सकता है ये पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे होता है। उन्हें 4 रुपए मिल जाते हैं और बच्चों की 4 लोग की जान चली जाती है और हम लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट में मारे गए बच्चे। कानून व्यवस्था ट्रैफिक में आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। आशीष भाई मेरे भाई हैं, आप भी रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है कि रात को हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस के बारे में बता दूं मैं विवेक भाई, यहाँ पे नेताओं की सुरक्षा, भागवत की सुरक्षा और मंदिरों की सुरक्षा करती है, अपराधियों की सुरक्षा में लगी रहती है। तभी सबसे ज्यादा शराब का 2 नंबर का कारोबार मध्य प्रदेश में होता है। अच्छा, वहाँ मध्य प्रदेश में खेला जाता है और मध्य प्रदेश में ये बोलते हैं कि हमारा बहुत अच्छा शिवराज जी का शासन है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप ये तो कह रहे हैं सर कि मध्य प्रदेश में कर्मचारी वर्ग और सिस्टम को लेकर आपने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। जब मान लीजिए कह रहा हूं मैं, और आशीष जी को भी इस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने मान लीजिए शब्द का प्रयोग किया है। अगर आपकी सत्ता आती है तो आपको प्रशासकीय वर्ग तो वही मिलेगा ना, आप अन्य प्रशासकीय वर्ग तो लाएंगे नहीं दूसरे राज्य से, वही प्रशासकीय वर्ग होगा। फिर उनको चलाना तो फिर आपको ही पड़ेगा क्योंकि जाहिर सी बात है वही प्रशासन है। हाँ, आप सीधी वाले व्यक्ति को सतना भेज सकते हो, सतना वाले को जबलपुर, ये आपके अधिकार क्षेत्र में रहता है, लेकिन काम तो उसको करना, मतलब काम तो उसी को करना है। जी ब्रजभूषण जी, सबसे पहली बात है मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी राजा हो, शासक हो, उसका डर होना चाहिए और उसको डर इतना होना चाहिए कि मेरे को अगर मैं 2 नंबर का काम करूंगा, अगर मैं अपने नौकरी को ईमानदारी से नहीं निभाऊंगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन ढंग से नहीं करूंगा, तो मेरे साथ जनता भी जागरूक है और मेरे जो आसपास इर्द गिर्द वो भी जागरूक है। उस जागरूकता की वजह से ही ये सब संभव हो पाता है। मैं विवेक जी कोरोना लॉकडाउन में दिल्ली आ गया था और दिल्ली में ग्रीन पार्क में मुझे केवल मास्क नहीं लगाया था, पकड़ लिया। मैं गड़गड़ाता रहा। उन्होंने एक ही बात बोली मुझसे कि आप 2000 का चालान बनेगा, नहीं तो आपको तिहाड़ जेल में जाना पड़ा 151 के तहत। तो आप ये देख लीजिए, और मध्य प्रदेश के अंदर कोई मास्क नहीं, बिना मास्क के घूम रहे थे हम लोग। तो ये मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली का कानून की व्यवस्था, मध्य प्रदेश में भी मास्क चेक हो रहा था, भोपाल में चेक हो रहा था, ऐसा नहीं है जी। मैं मास्क में और दिल्ली के प्रशासन और यहाँ के प्रशासन में ठीक है सर, राष्ट्रीय राजधानी है, थोड़ा देखिए फर्क तो होगा। अब एक दिन में हम राज्य की राजधानी को राष्ट्रीय राजधानी नहीं बना पाएंगे। फिर भी अच्छा है कि दिल्ली में AQI बहुत ज्यादा है, भोपाल में कम है। भोपाल में अच्छे से आप सांस ले सकते हैं। एक प्रतिक्रिया में आशीष जी आपसे जरूर लूंगा कि क्या सरकार का रोल इतना अहम है? अहम तो है ही, तभी ब्रजभूषण जी तो कह रहे हैं कि अगर कसावट वाली सरकार आएगी तो फिर यही अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छे से भी कार्य करेंगे। इस आरोप पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आरोप आपकी सरकार पर लग रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर अधिकारी कर्मचारी अभी वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अधीनस्थ रहकर काम कर रहे हैं और वह स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं जो उनका काम कार्य पद्धति है उसके अनुसार। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जी बोलिए। अपने कर्मचारियों का और उनका जो अधिकारी है उनका मनोबल बना के रखना चाहिए। और कांग्रेस के लोगों ने पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया, उन्हें डराने का, धमकाने का, वो काम ना कर पाए किसी प्रकार से, ये इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। साथ ही साथ इन्होंने पूरे चुनाव में ये स्थिति बना के रखी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से चुनाव में विवाद उत्पन्न हो और उन सब चीजों का लाभ मिले। ये परिस्थितियां निर्मित करने की कोशिश की, कहीं अधिकारी के ऊपर लांछन लगा के, तो कहीं किसी कार्यकर्ता के ऊपर लांछन लगा के, इनने केवल इन माहौल को गंदा करने का प्रयास किया मध्य प्रदेश के अंदर। और जहां ये बात कर रहे हैं चालान की, चालान करना
प्रशासन की अपनी एक व्यवस्था है। यदि कोई बिना हेलमेट के मिलेगा उसका वो चालान करते हैं और करना चाहिए, ये उनका दायित्व है। साथ ही साथ में एक बात और कहना चाहता हूं जी बताइए। कि यदि आप दिल्ली की बात मध्य प्रदेश से कर रहे हैं तो फिर आपको हर एक चीज में मैच करना पड़ेगा। आज मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में बढ़ा हुआ है, मध्य प्रदेश सड़कों में आज अच्छी स्थिति में है, मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन अच्छा है। आज सारी चीजें मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश में जब आवास बनाए गए तो वो बहुत अधिक मात्रा में बनाए गए। तो ये सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी कि मध्य प्रदेश विकास की धारा में तेजी से बढ़ा है। और आपको तुलना भी करनी पड़ेगी कि 2003 के पहले हम कैसे थे और आज मध्य प्रदेश कैसा है। साथ ही साथ ये भी बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, यदि जनता ने आपको नकारा है तो उसका कारण है कि आपने काम अच्छा नहीं किया। सीधी बात है। यदि जनता ने आपको बिठाला था 2018 में तो बहुत सीधा है, जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया था कि चलिए एक बार इनको भी देखते हैं। परंतु यदि आपकी सरकार नहीं चली तो इसका भी एक कारण है कि आपके ही विधायक सांसद आपके साथ नहीं थे, वो जानते थे कि आप काम नहीं कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट चीजें हैं। और आज 2023 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है तो उसका भी सीधा कारण है, हमने 5 साल तक काम किया। 1.5 साल आपने काम किया, उसके बाद अगले 1.5 साल कोरोना का समय था और शेष समय जो बचा हुआ मानते हो आप मानते हैं 1.5 साल इन्होंने काम किया? 1.5 साल काम किया इन्होंने, ये तो मानते हैं आप? निश्चित तौर पे मानता हूँ, 1.5 वर्ष इनको मौका मिला इन्हें काम करने के लिए। परंतु यदि इनने गंभीरता पूर्वक काम किया होता तो जनता शायद आज इनको देखती, इनकी बात को सुनती। ठीक है। चलिए, आज उन्हीं विधायकों ब्रजभूषण जी कहीं अप्रिशिएट नहीं मिला, लेकिन आशीष जी इतनी बात ईमानदारी से तो कह रहे हैं कि 1.5 साल आप लोगों ने काम किया। आशीष भाई बात को तो माना, लेकिन इस बात को भी मानना चाहिए कि जनता ने जनादेश हम लोग को दिया था और दिल्ली का एक ऑर्डर आया आपके लिए और आपने सरकार गिरा दी, और वो एक अलग प्रकरण है। उसके बाद भी कोई भी विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाने के पहले जनता के सामने नहीं हुआ था, ना जनता के सामने गया। ठीक है काम नहीं कर पा रहा, मैं बीच में भी जा रहा हूँ। करते हैं, कभी भी सामने वाले पक्ष से नहीं सरकार गिराता। जी ठीक है आशीष जी, उसी बात पे ब्रजभूषण जी से प्रतिक्रिया है। बोलिए ब्रजभूषण जी। आशीष जी, विवेक जी बोलिए। मैं वही कह रहा हूं कि जनता ने जनादेश 5 साल के लिए कमलनाथ जी को, कांग्रेस सरकार को दिया था बनाने के लिए और चलाने के लिए। लेकिन आपके ही जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो डर गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कई बार ये बयान दिए हैं कि हमें दिल्ली से आदेश होगा तब सरकार गिरा देंगे। तो जनता का जनादेश का अपमान तो आप लोगों ने किया, हम लोगों ने नहीं किया। पूरे पूर्ण बहुमत के साथ जनता जनादेश कांग्रेस को दे रही है। घबराहट आप चलिए जनादेश के लिए 3 दिसंबर का इंतजार करेंगे। आशीष जी, ब्रजभूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की बड़ी बहस में चर्चा इसी बात को लेकर हो रही थी कि क्या कर्मचारी और अधिकारी किसी पार्टी विशेष की मदद करते हैं, और अगर पार्टी विशेष की मदद वो कर रहे हैं तो क्या उन्हें इस बात का भय नहीं होता है कि वो जिस कार्य के लिए नियुक्ति उनकी होती है उसका वो पूर्णतः पालन कर रहे हैं या नहीं। ये बात कर्मचारियों और अधिकारियों को जरूर सोचनी चाहिए। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।